एक छोटी सी गांव में गरीब किसान स्वरूप रहता था। स्वरूप की शादी 5 साल पहले विद्या से हुई थी, लेकिन दोनों ही औलाद के लिए तरस रहे थे। विद्या को जो कोई भी कहता, उस मंदिर में जाओ, तुम्हारी दुआ जरूर पूरी हो जाएगी, वो तुरंत चली जाती थी। लेकिन फिर भी 5 साल गुजर गए और उसके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। एक दिन विद्या खाना बनाकर स्वरूप के लिए खेतों में लेकर जाती है, लेकिन वहां जाकर वो देखती है कि जमींदार के आदमी स्वरूप को पीट रहे हैं और उन्होंने फसल को भी तहस नहस कर दिया है। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से। समझाओ अपने पति को, कितनी बार समझा चुके हैं कि ये जमीन हमें दे दे। तुम्हारी तो कोई औलाद भी नहीं है, तुम्हारे मरने के बाद भी तो ये जमीन मेरी ही होगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कैसी बातें कर रहे हो, और वो भी हम जैसे गरीबों के साथ? खबरदार, जो तुमने हमारी जमीन की तरफ देखा, हमारी औलाद होगी और वही इस जमीन की हकदार होगी। 5 साल तो हो गए तुम दोनों की शादी को, अभी तक तो तुम्हारे यहाँ औलाद हुई नहीं। एक रात में क्या करिश्मा हो जाएगा? हाँ, एक पल में अगर दुनिया इधर से उधर हो सकती है, तो एक रात में भी करिश्मा हो सकता है। अब चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम सबका सर फोड़ दूंगी। ये कहकर विद्या वहां पर पड़ा हुआ एक बड़ा सा पत्थर उठा लेती है। जमींदार अपने आदमियों को लेकर वहां से चला जाता है। विद्या स्वरूप को उठाती है और अपनी साड़ी का पल्ला फाड़कर उसके माथे पर लगी हुई चोट को ढक देती है। क्या बताऊं, अचानक से आ गए ये लोग और मुझ पर हमला कर दिया। अगर अपनी औलाद होती तो इनकी इतनी हिम्मत ना होती। वो दोनों एक दूसरे को संभाल ही रहे थे कि तभी वहां पर 3 लड़कियां आती हैं। अरे देखो तो दीदी, इसको कितनी चोट लगी है। चोट तो बहुत लगी है, पर इससे ज्यादा चोट उसको लगेगी जिसने इन्हें चोट दी है। बच्चों, तुम लोग कौन हो और यहाँ कहाँ से आए हो? अभी तो यहाँ कोई भी नहीं था। हम तो यहीं पर थी, हमने तो सारी लड़ाई देखी है। अब देखो उन लोगों के साथ क्या होता है। और तभी सरपंच एक बड़े से पत्थर से टकराकर गिर जाता है। उसके आदमी भी इधर उधर गिर जाते हैं। अचानक से वहां पर बहुत सारे सांप निकल आते हैं और वो अपने आप को भी बचाने के लिए एक दूसरे को सांप के पास फेंकने लगते हैं। ये सब क्या हो रहा है? भागो यहाँ से, बहुत सारे सांप हैं यहाँ तो। उन तीनों लड़कियां विद्या और स्वरूप को पीने के लिए पानी देता है। तुमने बताया नहीं बच्चों, तुम लोग कौन हो? मेरा नाम करिश्मा है और ये दोनों मेरी बहन है, जूही और चंपा। हम तीनों जादुई बहनें हैं। क्या कहा तुमने? जादुई बहनें? तुम्हारे कहने का मतलब है तुम तीनों लड़कियां जादुई हो? क्या तुम तीनों हमारे साथ मजाक कर रही हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम भला तुम्हारे साथ मजाक क्यों करेंगी? जमींदार ने तो तुम्हारी सारी फसल खराब कर दी है। रुको, मैं पहले तुम्हारी फसल को ठीक कर देती हूँ, फिर हम सब लोग तुम्हारे साथ घर चलते हैं। और तभी तीनों लड़कियां चुटकी बजाती हैं और सारा खेत ठीक हो जाता है। स्वरूप और विद्या के साथ वो घर आ जाती हैं। वहीं गांव में सबको पता चल जाता है कि जमींदार स्वरूप की जमीन हथियाना चाहता है। अरे जमींदार के तो बड़े पर निकल आए हैं, जब देखो किसी की भी जमीन हथिया लेता है। अरे भैया, तुम्हारे घर तो मेहमान आए हुए हैं। हाँ हाँ, मेरी दूर की बहन है ना, ये उनकी बेटियां हैं। कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगी। आप लोगों ने हमारी परवाह की, इसके लिए आपका धन्यवाद। सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद विद्या सबके लिए खाना बनाती है और उन तीनों लड़कियों से उनके बारे में पूछती है। बहुत दूर एक गांव में हमारी माँ रहती हैं। हम उनकी तीनों जादुई लड़कियां हैं और अपनी जादू से इधर उधर घूमती रहती हैं। हम लोग उधर से गुजर ही रहे थे, तब जमींदार अपने आदमियों के साथ आया और अचानक तुम्हारे पति पर हमला कर दिया। पर हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। फिर तुम आई तो समझ में आया कि वो तो तुम लोगों के साथ बड़ा गलत कर रहे हैं। अरे हमारी औलाद नहीं है तो क्या इसका मतलब मैं अपनी जमीन जमींदार को दे दूं? अरे ऐसा तो बिल्कुल भी मत करना, वो तुम्हारी जमीन है। ये लो, बातों बातों में खाना ठंडा हो रहा है, पहले खाना खा लो। फिर तीनों बहनें मजे से खाना खाने लगती हैं और विद्या के खाने की बड़ी तारीफ भी करती हैं। काश तुम जैसी प्यारी बिटिया मेरे पास भी होती। हाँ, तो हम भी तो तुम्हारी ही बेटियां हैं। हमें काम बताओ, जैसी तुम अपनी बेटियों को बताती। नहीं नहीं बच्चों, तुम्हें काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ 2-4 दिन यहीं रहो और विद्या के हाथ के बने हुए खाने का मजा लो। ये सुनकर तीनों बहनें हाँ में हाँ मिला देती हैं और फिर वो अपने जादू से अपनी माँ को इस बारे में बताती हैं कि वो स्वरूप और विद्या के पास रुकी है। और उधर जमींदार को विद्या के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने आदमियों से कहता है, तुम सब के सब डरपोक हो। उसने पत्थर क्या उठाया, तुम लोग वहां से भाग आए।
अरे उनके हाथ पैर तोड़ देते पर जमीन हमारी होनी चाहिए थी। वो बात तो ठीक है मालिक, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो इतने सारे सांप आए कहाँ से। मुझे तो लगता है उन पति पत्नी को जादू आता है। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर तुम लोग एक काम करो, आज रात उनके घर में आग लगा दो। दोनों उसमें जलकर मर जाएंगे और जमीन भी हमारी हो जाएगी। ये कहकर जमींदार बड़ी जोर जोर से हंसता है। आधी रात के समय जमींदार के आदमी स्वरूप और विद्या के घर जाते हैं और घर पर तेल डालकर आग लगाने ही वाले थे कि तभी तीनों जादुई लड़कियों की आंख खुल जाती है और उन्हें बाहर के बारे में पता चल जाता है। वो अपने जादू से बाहर आती हैं और एक आदमी की पीठ थपथपाकर कहती हैं, शर्म नहीं आती सोते हुए लोगों को जलाते हुए? तुम कौन हो? अभी बताती हूँ। तभी तीनों बहनें अपने जादू से उन लोगों को हवा में लटका देती हैं। वो सब चिल्लाने लगते हैं। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर विद्या और स्वरूप की आंख खुल जाती है और वो बाहर आकर देखते हैं कि जमींदार के आदमी हवा में लटके हुए हैं। ये सब तुम्हें मारने के लिए आए थे। शोर सुनकर आसपास के लोग भी जाग जाते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि जमींदार इतनी गंदी हरकत कर रहा है तो वो सब जमींदार के खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। अरे इस जमींदार ने तो सबका जीना हराम कर रखा है, गरीबों का कुछ समझता ही नहीं है, हमारी भी जमीन हथिया ली है। क्या करे, जमींदार से डरते भी तो सब लोग हैं, कोई उसके खिलाफ आवाज ही नहीं उठाता और ना ही हमारी इतनी हिम्मत है कि हम उसे सबक सिखा सके। किसने कहा हमारे पास हिम्मत नहीं है? चलो सारे गांव वालों और अभी जमींदार को मजा चखाते हैं। नहीं नहीं, तुम लोग वहां मत जाओ, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है और तुम तीनों तो अभी बहुत छोटी हो। तभी वो तीनों लड़कियां हंसने लगती हैं और अपना आकार बड़ा कर लेती हैं। सारे गांव वाले उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं और वो विशालकाय लग रही थीं। ये लो, अब तो हम बड़ी हो गई ना, चलो हमारे साथ। वो तीनों बहनें 4 कदम में ही जमींदार के घर पहुंच जाती हैं। सारा गांव भागता हुआ वहां पर आता है। जमींदार, ओ जमींदार, बाहर निकल। कब तक अपने आदमियों के पीछे छुपकर बैठा रहेगा? बाहर निकल, आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जमींदार आवाज सुनकर बाहर आता है। 3 विशाल लड़कियों को देखकर वो डर जाता है। क्या हुआ, डर क्यों गया? अब बता, क्या करना चाहता है तू गांव वालों के साथ? अगर अब तूने हम लोगों का बुरा करने की सोची तो ये तीनों तुम्हारे साथ क्या करेंगी तुम सोच भी नहीं सकते। ये सब कौन है? जमींदार, हम सब तेरी मौत है। अगर तूने गांव वालों को परेशान किया ना, किसी को भी धमकी दी या किसी के साथ भी गलत किया, तो हम तुझे यहाँ से उठाकर इतनी दूर फेंकेंगे कि तेरी हड्डी पसली चूर चूर हो जाएगी। तभी जमींदार के भेजे हुए आदमी भी गिरते पड़ते वहां पर आ जाते हैं। उनकी बुरी हालत देखकर जमींदार बुरी तरह घबरा जाता है और सारे गांव वालों से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, मैंने जिस की जमीन ली है वो सब वापस कर दूंगा, लेकिन मुझे मत मारना। और तभी के तभी जमींदार सबकी जमीन वापस कर देता है। सारा गांव बड़ा खुश था। वो लड़कियां भी अपने सामान्य रूप में आ जाती हैं। अरे देखो तो कितनी अच्छी लड़कियां हैं, हमारे लिए तो भगवान बनकर आई हैं। कुछ ही पल में मुझे तुम तीनों से प्यार हो गया है। ऐसा लग रहा है तुम मेरी ही बेटियां हो। अगर ऐसा है तो हाँ माँ, हम तुम्हारी ही बेटियां हैं। ये कहकर वो तीनों विद्या के गले लग जाती हैं। अगले दिन सुबह स्वरूप और विद्या की जब आंख खुलती है तो वो तीनों लड़कियां वहां पर नहीं थीं, लेकिन उन दोनों का घर अब बहुत सुंदर लग रहा था। उसमें बहुत सारी चीजें थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई सपना देखा था। सचमुच में कितनी प्यारी थीं। काश वो तीनों मेरी बेटियां होती। विद्या रसोई की तरफ जाने लगती है तो चक्कर खाकर गिर जाती है। स्वरूप डर जाता है और उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि विद्या माँ बनने वाली है। देखा, मैं ना कहता था कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मुझे तो लगता है ये सारा चमत्कार उन तीनों जादुई लड़कियों का ही है। और उसके बाद स्वरूप विद्या का बड़ा ध्यान रखता है। कई महीने गुजर जाने के बाद एक दिन विद्या को प्रसव पीड़ा होती है और वो 3 जुड़वा लड़कियों को जन्म देती है। ये कैसा करिश्मा है, हमारे घर भी 3 जुड़वा लड़कियां हुई हैं। लगता है मैं उन तीनों लड़कियों के बारे में बहुत सोच रही थी, इसलिए हमारे घर में भी 3 लड़कियां हुई हैं। मैं इसका नाम करिश्मा, जूही और चंपा रखूंगी। ये तो तुमने बिल्कुल मेरे मन की ही बात कह दी है। ये तुम लोगों ने कैसे किया?
वैसे ही जैसे जमींदार से सबकी जमीनें छुड़वाई थीं। वो तीनों जादुई लड़कियां करिश्मा, जूही और चंपा ही हैं। ये जानकर विद्या बहुत खुश हो जाती है। अब स्वरूप और विद्या को पता था कि उनकी तीनों बेटियां जादुई लड़कियां हैं। जानकी अपने बेटे सूरज के साथ विलासपुर नाम के एक गांव में रहती थी। जानकी के पति का देहांत बहुत सालों पहले ही हो गया था, जिसके बाद उसने पूरी जिंदगी अपना घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम करके ही सूरज को पाला पोसा था। हे भगवान, मुझ गरीब के घर में कौन अपनी बेटी देगा? अगर वो जिंदा होते तो आज हमें इस गरीबी में न रहना पड़ता। चिंता मत करो माँ, अब तो मैं भी कमाने लगा हूँ। धीरे धीरे करके हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन बेटा, अब मेरा शरीर जवाब देने लगा है। मैं अब इन घर के कामों और जिम्मेदारियों को नहीं संभाल सकती। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे घर में बहू आ जाए तो वो आकर इस घर को संभाल ले। जानकी अपने बेटे से ये सभी बातें कर ही रही होती है कि तभी उसके घर पर उसके बचपन की सहेली यशोदा आती है। अरे यशोदा, कितने दिनों बाद आना हुआ, कैसी है? घर परिवार में सब ठीक है? हाँ बहन, सब ठीक है। मैं तो बस तेरा हालचाल पूछने आई थी। मैं भी ठीक हूँ, बस सूरज के लिए एक अच्छी सी बहू मिल जाए तो फिर मेरी सारी चिंता दूर हो जाएगी। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल सकते हैं। देखो बहन, हम दोनों ही हालात की मारी है। हम दोनों ने ही अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया है। मैं भी अपनी बेटी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश में हूँ, और भला सूरज से अच्छा लड़का मेरी बेटी के लिए और कौन हो सकता है? अगर तुम कहो तो हम ये रिश्ता पक्का कर दे। सच कहूँ तो मैं भी यही चाहती थी, लेकिन इस गरीबी के मारे कभी ये बात कह ही नहीं पाई। बता सूरज, अगर तुझे मंजूर है तो मैं यशोदा बहन की बेटी के साथ तेरा रिश्ता पक्का कर दूं। अगर तुम्हें रिश्ता मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है माँ। सबकी रजामंदी से कुछ दिनों में सूरज की शादी यशोदा की बेटी राधा से हो जाती है। लेकिन जब शादी के दिन सूरज राधा को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। हे भगवान, माँ ने ये कैसी लड़की के साथ मेरी शादी करवा दी है? इतनी मोटी, अगर मैं इसके साथ खड़ा हो गया तो कहीं भी नजर नहीं आऊंगा। लेकिन अगर माँ ने इसे मेरे लिए पसंद किया है, कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। अब ये जैसी भी है तो मेरी बीवी ही। विदाई के बाद जब राधा अपने ससुराल आती है तो जानकी खूब अच्छे से अपनी बहू का स्वागत करती है। बेटा, तुम दोनों बहुत थक गए होंगे, जाओ जाकर आराम कर लो। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। सूरज अब राधा को लेकर अपने कमरे में चला जाता है और उसकी पसंद नापसंद जानने के लिए उससे बातें करने लगता है। शादी से पहले तो हम दोनों की कोई बात नहीं हुई, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बताओ। अगर कभी मुझे तुम्हारे लिए कुछ लाना हो तो कम से कम मैं तुम्हारे लिए वो चीज ला सकता हूँ। सूरज जी, मुझे तो सबसे ज्यादा ठेले की चाट पकौड़ी और मिठाइयाँ पसंद है। बाकी तो मुझे और किसी चीज का ज्यादा शौक नहीं। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं कल तुम्हें बाजार में ले जाऊंगा। वहां तुम्हारा जो मन हो तुम खा लेना। अगले दिन सूरज राधा को लेकर बाजार में जाता है तो राधा हर ठेले पर बनी चीजों को खाने लगती है। बाजार में लगा हुआ एक भी ठेला ऐसा नहीं बचता जिस पर से राधा ने कुछ खाया न हो। जब सूरज उसे इस तरह खाते देखता है तो वो बेचारा तो उसे देखता ही रह जाता है और मन ही मन सोचता है, हे भगवान, भला एक इंसान एक ही समय पर इतना खाना कैसे खा सकता है? अगर ये इसी तरह खाती रही तो हफ्ते के राशन के सारे पैसे आज ही खत्म हो जाएंगे। सूरज जी, यहाँ पर जलेबी का तो कोई ठेला है ही नहीं। मुझे जलेबी खानी थी। राधा, अगर तुम एक साथ इतना खाओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम जलेबी कल खा लेना, मैं कल काम से घर लौटते हुए तुम्हारे लिए जलेबी ले आऊंगा। सूरज की बात सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जलेबी खाने के लिए बाजार में ही रोना शुरू कर देती है। नहीं, मुझे अभी जलेबी चाहिए, चाहे आप कहीं से भी जलेबी लेकर आइए। मेरा जलेबी खाने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, इसमें रोने की क्या बात है? मैं नंदलाल हलवाई के यहाँ से तुम्हारे लिए जलेबी खरीद कर ले आता हूँ। अब सूरज नंदलाल हलवाई के पास जाकर 1 किलो जलेबी लेकर आता है, लेकिन राधा बाजार में ही उस 1 किलो जलेबी को अकेले ही चट कर जाती है।
ये जलेबी तो बहुत ही स्वादिष्ट थी, लेकिन थोड़ी कम थी। कल आप मेरे लिए 2 किलो जलेबी लेकर आना। क्या कहा? 2 किलो जलेबी? मैं ये 1 किलो जलेबी हम तीनों के लिए लेकर आया था और तुम इसे अकेले ही खा गईं। सूरज की ये बात सुनकर राधा फिर से रोना शुरू कर देती है। बाजार में खड़े सभी लोग रोते हुए राधा को देखकर सूरज को घूर घूर कर देखने लगते हैं। अरे चुप हो जाओ राधा, मैंने तुमसे ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा कि तुम रोना शुरू कर दो। देखो, तुम्हारे रोने की वजह से सब लोग मुझे ही घूर घूर कर देख रहे हैं। देखिए, आप इस तरह मेरे खाने पर नजर मत लगाइए। जब भी कोई मेरे खाने पर नजर लगाता है तो मुझे खुद ब खुद ही रोना आ जाता है। अच्छा बाबा, ठीक है, नहीं लगा रहा मैं तुम्हारे खाने पर नजर। चलो अब घर चलते हैं। सूरज और राधा जैसे ही घर पहुंचते हैं तो राधा फिर से उससे रात के खाने के बारे में पूछने लगती है। माँ जी बताइए, आज मैं रात के खाने में क्या बनाऊं? मुझे तो भूख लगनी शुरू हो गई है। क्यों बेटा, क्या सूरज तुम्हें बाजार से कुछ खिलाकर नहीं लाया? खिलाया तो था माँ जी, गोलगप्पे, टिक्की की चाट, दही बड़े, छोले भटूरे, कचौड़ी, समोसे और बस 1 किलो जलेबी। अब आप ही बताइए, इतने से खाने से किसी का पेट थोड़ी ना भरेगा। घर का खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। क्या तुम मुझसे कोई मजाक कर रही है क्या बहू? नहीं माँ, यही सच है। थोड़े दिन रुक जाओ, तुम्हें भी सब समझ में आ जाएगा। अरे आप दोनों वो सब छोड़िए, मैं आज रात के खाने में दाल, चावल, रोटी और आलू का चोखा बना लेती हूँ। आप दोनों को ये खाना पसंद है ना? हाँ हाँ, बहुत पसंद है, बना लो। अब राधा एक बड़ा कुकर भर के दाल और एक बड़ा कुकर भर के चावल बनाती है और साथ ही 2 किलो आलू का चोखा बनाकर साथ में 40-50 रोटियां सेक लेती है। हे भगवान, इतना सारा खाना! तूने किसी को दावत पर बुलाया है क्या बहू? नहीं माँ जी, अगर मैंने किसी को दावत पर बुलाया होता तो इतना कम खाना थोड़ी ना बनाती। ये खाना तो हम तीनों के लिए है। अब वो तीनों खाना शुरू करते हैं तो जानकी और सूरज 2-2, 3-3 रोटियां खाकर उठ जाते हैं, लेकिन राधा अकेले ही बाकी का सारा खाना खाकर खत्म कर देती है। बहू, ये तू क्या कर रही है? अगर तू एक साथ इतना खाना खाएगी तो बीमार हो जाएगी। खामखा ही इस छोटी सी उम्र में डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ेंगे। अपनी सास की बात सुनकर राधा फिर से रोना शुरू कर देती है और रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। अरे बेटा, इसने रोना क्यों शुरू कर दिया? मैंने तो बस इसके भले के लिए ही कहा था। मैं जानता हूं माँ, लेकिन ये हमारी बात को समझ ही नहीं रही है। ना जाने आगे क्या होगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इसने एक ही दिन में पूरे हफ्ते का राशन खत्म कर दिया। एक तो हम वैसे भी इतने गरीब हैं, और अगर हम रोज इतना सारा खाना बनाने लगे तो मैं तो सड़क पर ही आ जाऊंगा। धीरे धीरे सूरज और राधा की शादी को अब 1 महीना बीत जाता है, लेकिन इस 1 महीने के अंदर राधा इतना खाना खा लेती है कि सूरज की तनख्वाह के साथ साथ उसके सेविंग्स के सारे पैसे भी अब खत्म होने लगते हैं। सूरज जी, मैंने आपसे कहा था ना कि घर आते वक्त मेरे लिए नंदू हलवाई के यहाँ से शुद्ध खोए के पेड़े और बर्फी लेकर आना। आप मेरे लिए वो लेकर क्यों नहीं आए? राधा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम्हें पता भी है कि पिछले 1 महीने में मेरी तनख्वाह के साथ साथ मेरी सेविंग्स के भी सारे पैसे सिर्फ तुम्हारे खाने में खर्च हो गए हैं। अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, इसीलिए प्लीज तुम अपना ये खाना पीना थोड़ा कम करो, नहीं तो अगले महीने तक मुझे मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगनी पड़ेगी। मैं सब समझ गई जी कि आप मुझसे कोई प्यार नहीं करते। आप भी बाकी सब की तरह मुझे मेरे खाने पीने पर टोकते हैं। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो राधा? मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी जी। सूरज की बात सुनकर राधा रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है और अंदर का दरवाजा बंद करके अकेली कमरे में सो जाती है। बेचारे सूरज को राधा की वजह से उस रात बाहर बरामदे में ही सोना पड़ता है। सुबह जब सूरज और उसकी माँ राधा को घर में ढूंढते हैं तो उन्हें राधा कहीं भी नहीं मिलती, जिस वजह से वो दोनों बहुत ही परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, मेरी बहू कहाँ चली गई? ना तो वो अपने मायके गई है और ना किसी सहेली के घर। अब उसे ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? ऐसा क्या कह दिया तूने मेरी बहू को जो मेरी बहू घर छोड़कर ही चली गई? मैंने उससे ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा माँ।
बस जो बात थी वो मैंने उससे कही। एक तो वो मेरी बात समझती नहीं, ऊपर से तुम भी मुझे ही सुना रही हो। बेटा, अगर बहू नहीं मिली तो हम उसके घर वालों को क्या जवाब देंगे? तू मुझे देवी माँ के मंदिर ले चल। अब तो देवी माँ ही मेरी बहू को मेरे घर वापस लेकर आएगी। सूरज अब अपनी माँ को लेकर देवी माँ के मंदिर जाता है तो उन दोनों की नजर भंडारे में बैठी राधा पर पड़ती है। अरे बाप रे बाप, हम यहाँ सुबह से इसके लिए परेशान हो रहे हैं और ये यहाँ पर बैठी आराम से भंडारा खा रही है। भाई साहब, ये बहन जी आपके साथ है क्या? हाँ भैया, ये मेरी पत्नी है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैंने आज से पहले ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो घंटों तक लगातार इतना खाना खा सकता हो। सुबह से जब से भंडारा शुरू हुआ है तब से लगातार भंडारे में बैठकर खाए ही जा रही है। उस आदमी के इतने कहते ही राधा को अचानक बहुत तेज खांसी आने लगती है और वो खांसती खांसती अचानक वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी सूरज वहां पर एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाता है। अस्पताल में चेकअप करने के बाद डॉक्टर राधा को दवाई देते हैं जिससे उसे थोड़ी देर में होश आ जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को क्या हो गया था? वो अचानक बेहोश कैसे हो गई? देखिए, आपकी बीवी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से उनके हाथ पर प्रेशर आ गया था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में शायद इन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है। क्या कहा डॉक्टर साहब? हार्ट अटैक? जी हाँ, आप जरूरत से बहुत ज्यादा खाना खाती हैं और तो और आप उसे हजम करने के लिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती। अगर आपने समय रहते अपने रूटीन और लाइफस्टाइल को नहीं सुधारा तो वो दिन दूर नहीं कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं आपको एक डाइट और एक्सरसाइज का चार्ट बना कर देता हूँ, अब से आप सिर्फ उसको ही फॉलो करेंगी। डॉक्टर की बात सुनकर राधा इस बार बहुत सीरियस हो जाती है। अब वो डॉक्टर के बताए अनुसार अपना खान पान ठीक कर लेती है और साथ ही एक्सरसाइज करनी भी शुरू कर देती है। कुछ ही महीनों में उसका वजन भी घटने लगता है और वो खुद को पहले से ज्यादा तंदुरुस्त महसूस करने लगती है। माँ जी, सूरज जी, मुझे माफ कर दीजिए। जब आप मुझे मेरे भले के लिए समझाते थे तब मैं आपकी बातों को ताना समझकर रोना शुरू कर देती थी, लेकिन अब मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। अब मैं अपने इस वजन को फिर से कभी नहीं बढ़ने दूंगी और हमेशा डॉक्टर की बताई गई हर बात का ध्यान रखूंगी। इसके बाद राधा हमेशा एक हेल्दी रूटीन फॉलो करती है और सूरज के साथ मिलकर हेल्दी खाने का एक ढाबा खोलती है।